हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि सीडीपी पर बेस्ड है और यहाँ पे आपको सबके आंसर्स करने हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि रोजाना टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल्स इसमें हम प्रोवाइड कराते हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले का क्वेश्चन हम इसके जस्ट पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो उसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में आप जाके वॉच कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, आप लोग रेडी हो जाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश की भूमिका निभाता है। तो बच्चे का जो समाजीकरण होता है तो परिवार का कौन सा रोल होता है, किस प्रकार का रोल वो प्ले करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रोमांचकारी का, दूसरा है मुख्य, तीसरा है गौण और चौथा है कम महत्वपूर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुख्य हो गया आपका प्राइमरी, गौण हो गया आपका सेकेंडरी। तो जो फैमिली होता है तो समाजीकरण में किस तरह का रोल प्ले करता है वो आपको बताना है। रोमांचकारी करता है, मुख्य करता है, गौण करता है या फिर कम महत्वपूर्ण करता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए इसका। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो है हमारा हो जाएगा मुख्य, ठीक है। तो परिवार जो है बच्चे के समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में वो मुख्य रोल यानी कि मेन रोल या फिर प्राइमरी रोल जो है प्ले करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रोमांचकारी नहीं होगा, गौण भी नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होता। सेकेंडरी अगर स्कूल होता, ठीक है, तो स्कूल होता तो ये हमारा सेकेंडरी होता। लेस इंपॉर्टेंट तो ये नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पियाजे पर बेस्ड है। आपने अगर पियाजे का थ्योरी पढ़ा है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो यहाँ पे पियाजे के 4 स्टेज आपने अगर पढ़े हैं तो आप लोग राइट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला स्टेज कौन सा था? तो शैशवावस्था, ये पहला स्टेज था, आपको पता है। उसके बाद दूसरा स्टेज क्या था? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद क्या था तीसरा? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा स्टेज था आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या है उसके अंदर वो दिया हुआ है। तो देखिए औपचारिक संक्रियात्मक जो बच्चा होता है वो अनुकरण प्रारंभ करता है और कल्पनापरक खेल करता है, ठीक है। दूसरे में दिया है कि शैशवावस्था जो होता है, जब होता है बच्चा, तो तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। और तीसरा दिया है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, ठीक है, तो यह निगमनात्मक विचार इनमें होता है। और चौथा दिया है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, इसमें जो है संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य मतलब एबिलिटी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। यहाँ पे सही मिलान कौन सा है वो आपको बताना है, बाकी सभी क्या है? तो यहाँ पे मैचिंग जो है रॉन्ग है, एक ही मैचिंग जो है यहाँ पे करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए आप लोग यहाँ पे स्टेजेस तो समझ गए, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अगर यहाँ पे पहला बात करें औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा जो होता है तो उसमें अनुकरण वाला बात नहीं होता, ठीक है। अनुकरण होता है शैशवावस्था में, ठीक है। तो ये इसके लिए हो जाता है, ना कि औपचारिक के लिए। और यहाँ पे कल्पना परक खेल जो है यह तो इसके लिए करेक्ट है, लेकिन यह जो है रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तर्क, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाना वाला बात किस में होता है? तो इसमें होता है, ठीक है, औपचारिक वाले में हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, सेकंड भी रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा होता है, ठीक है। तो इसमें निगमनात्मक विचार लिखा हुआ है, जबकि इसमें क्या होता है? आगमनात्मक विचार होता है, क्लियर है। तो
इसका ये भी रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे 4 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो होता है, मतलब इस अवस्था में जब बच्चा होता है तो संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। क्या होता है, तो कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड जो होता है इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासिफाई, यानी कि संरक्षण की एबिलिटी उसमें आ जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक चौड़ा गिलास और एक पतला गिलास अगर दोनों में सेम, मान लीजिए कि इसमें 500, ठीक है, ml आप इसमें मिल्क लेते हैं, इसमें भी 500 ml मिल्क है। ठीक है, तो जब बच्चा, अगर बच्चे के अंदर ये संरक्षण या संधारण की क्षमता आ जाती है तो बच्चे ये नहीं कहता है कि इसमें ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इसमें अगर मिल्क लिया जाएगा 500 तो मान लीजिए भर जाता है और इसमें नीचे तक रहता है। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है, तो इस अवस्था में बच्चे को ये एबिलिटी आ जाती है कि वो दोनों ही ग्लास में बराबर दूध है इस चीज को पहचान सके। ठीक है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा होता है तो उस समय ये एबिलिटी उसमें नहीं होता, वो डायरेक्टली कह देगा कि इस ग्लास में ज्यादा दूध है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में क्या आता है, संधारण आ जाता है। ठीक है, यानी संरक्षण की एबिलिटी आ जाती है और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन भी आ जाता है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे देखिए ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये आइसोसेलेस हो गया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए स्क्वायर के टर्म में रहा या रेक्टेंगल के टर्म में रहा, ठीक है, या फिर मान लीजिए ये सर्किल है। ठीक है, बड़ा सर्किल छोटा सर्किल जो भी है, और स्फेयर है, मान लीजिए कोई भी स्फेयर है, तो इसको वो क्लासिफाई कर सकता है कि कौन जो है 3 साइड का है तो इसको एक साइड कर देगा, जो 4 साइड का है तो उसको एक साइड कर देगा, जो सर्किल में है उसको एक साइड करेगा, जो स्फेयर के शेप का है, ठीक है, उसको वो एक साइड कर देगा। मतलब क्लासिफाई वो इजी वे में कर सकता है। ठीक है, अगर जानवर भी अलग अलग वो देखता है तो जानवरों में भी वो क्लासिफाई कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो बच्चा होता है उसमें संधारण की क्षमता यानी संरक्षण की क्षमता, कंजर्वेशन की क्षमता आ जाती है, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करने योग्य भी वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, यानी धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है, तो उसके अंदर किस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए पहला कहता है अहम केंद्रित चिंतन, दूसरा है कार्य कारण, ठीक है, तीसरा है विपर्यन विपर्यय चिंतन, और चौथा दिया है प्रतीकात्मक विचार। ठीक है, तो आपको हो सकता है हिंदी में इसमें प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है, कार्य कारण हो जाता है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, विपर्यन हो जाता है रिवर्सिबल थिंकिंग। ठीक है, और चौथा है प्रतीकात्मक विचार यानी सिंबॉलिक थॉट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से। अगर एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पहला बात करें ईगोसेंट्रिक या फिर अहम केंद्रित, तो ये अहम केंद्रित का बात तो है नहीं। ठीक है, दूसरा है कहता है कार्य कारण यानी कॉज और इफेक्ट, तो ये सही हो सकता है क्योंकि धूप से गर्मी लग रही है और कपड़ा जो है सूख जाता है, तो ये कॉज इफेक्ट हो सकता है, तो हमारा राइट आंसर 2 हो सकता है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं विपर्यय चिंतन यानी रिवर्सिबल थिंकिंग, यानी चीजों को, जैसे कि बच्चे को आप कहेंगे 1 से 10 तक गिनने, वो गिन लेगा, लेकिन अगर वो 10 से लेके 1 तक उल्टा नहीं गिन सकता है तो उसमें रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं आती है। ठीक है, तो ये हो जाता है कि बच्चे रिवर्सिबल मतलब अपने विचारों को रिवर्स नहीं कर पा रहा है, तो ये यहाँ पे इसको कहा जा रहा है कि रिवर्सिबल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये इवेंट तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है प्रतीकात्मक विचार यानी सिंबॉलिक थॉट, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोई सिंबल दे रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं और उस पर कोई विचार बन रहा है, तो सिंबॉलिक थॉट भी ये नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली ये एक इवेंट है जो कि बच्चे इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये क्या है, कॉज इफेक्ट का एक मतलब कि समझ प्रदर्शित वो कर रही है, कर रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
तो 2 नंबर, यानी कि कॉज इफेक्ट, ठीक है, कार्य कारण। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन, ठीक है, वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। मतलब पियाजे के अकॉर्डिंग जो है बच्चों का जो चिंतन होता है, सोचने की जो उनकी खुद की क्षमता होती है, चिंतन करने की जो क्षमता होती है, तो वयस्कों से किस लिए वो भिन्न होता है और किस रूप में जो वो है समान होता है। तो देखिए यहाँ पहला कहता है आकार और मूर्त परकता, दूसरा दिया है प्रकार या मात्रा, तीसरा दिया आकार और किस्म, चौथा दिया है मात्रा और प्रकार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाए, आप लोग जल्दी से बताइए। बच्चों का चिंतन जो है वयस्कों से किस रूप में भिन्न होता है बजाय किसके। मतलब एक एक जो है वो सिमिलर टाइप का होगा और एक जो है वो भिन्न हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा नंबर, ठीक है, यानी आकार, यानी यहाँ पे क्या हो गया इसका साइज हो गया, ठीक है, और किस्म यानी इसका टाइप हो गया, ठीक है। तो किस्म में क्या होता है, वो समान हो सकता है लेकिन आकार में वो भिन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, तो 3 नंबर। चलिए आप लोगों ने जिन्होंने 3 किया है बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आधारभूत सहायता, ठीक है। तो कौन सा जो है एक आधारभूत सहायता का एग्जाम्पल हो सकता है, आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट में कहता है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, तो यह एक आधारभूत सहायता का उदाहरण हो सकता है। या फिर दूसरा, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ठीक है। तीसरा कहता है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, ठीक है। चौथा, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे की पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भाषण देना, ठीक है। तो ये चीज जहाँ भी लेक्चर की बात आती है तो उसको देख के आप सबसे पहले ही इग्नोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है स्पष्टीकरण देना, तो ये सब स्पष्टीकरण देना जैसी बातें जहाँ रहेगी तो इसको भी देख के आपको हटाना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे के अंदर में यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग नहीं आएगा जब आप खुद ही स्पष्टीकरण देंगे। और यहाँ क्या है, बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण दे देना, ठीक है। उसके बाद है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का उपहार देना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उपहार देना। तो उपहार की बात जहां भी आएगी, ठीक है, जहां पे पुनर्वलन का बात आएगा तो ऑप्शंस में इस तरह के जहां भी रहेंगे तो उसको देख के हटा देना है। क्योंकि पुनर्वलन या फिर जो भी उपहार होता है आप हमेशा देकर नहीं बच्चे को सिखा सकते हैं। देना अच्छी बात है, उम्र यहाँ पे जो भी रीइंफोर्समेंट होता है, जो भी उपहार होता है या पुनर्वलन होता है वो अच्छी बात होती है, लेकिन क्या होता है लिमिट में। तो ऑप्शन पे आप लोग फोकस करके जरूर समझ लीजिएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो जनरली जो भी उपहार हमारा या फिर रिइंफोर्समेंट की बातें होती हैं ऑप्शन में तो उसको देख के आप लोग नेग्लेक्ट कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति जब आती है तो उस वक्त आप क्या करेंगे, तो प्रश्न पूछ के उसे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो संकेत देना होता है तो वो क्या हो सकता है, एक आधारभूत सहायता हो सकता है। जब बच्चे किसी चीज को कर रहे हैं तो वहां पे आप बच्चे को एक संकेत दे सकते हैं, इशारा दे सकते हैं या थोड़ा बहुत सहायता दे सकते हैं और उन्हें उन चीजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 नंबर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जिन्होंने 4 किया है बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आप लोग पढ़िए जल्दी से। ये देखिए इसमें कहता है वैगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वैगोस्की जो हैं तो उनके अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला कहता है परिपक्व होने से, दूसरा है अनुकरण से, तीसरा दिया है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से,
और चौथा दिया है पुनर्वलन प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें परिपक्व का, तो मैच्योरिटी इसके आधार पे पियाजे ने कहा है, ठीक है। बच्चे सीखने जब मैच्योर जैसे जैसे होते जाएंगे, बच्चे का सीखने की उस तरह से एबिलिटी में भी डिफरेंस आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनुकरण की बात भी पियाजे ही करता है, ठीक है। पियाजे ने शैशवावस्था में जो है अनुकरण की बात किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, तो यहाँ पर ही वैगोस्की का जो है स्कैफोल्डिंग का या पाड़ या ढांचा का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे वैगोस्की जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी के रिगार्डिंग में जो है पियाजे ने वैगोस्की ने स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया था। किसके बारे में? स्कैफोल्डिंग। इसको हिंदी में कहते हैं पाड़ या फिर, सॉरी ये नहीं होगा, ढांचा, है ना, ढांचा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर। जब पुनर्वरण प्रदान किया जाता है इसकी बात वाइगोस्की नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? 3 नंबर। तो आप लोगों ने जिन्होंने 3 किया है बिल्कुल सही है। आप लोग लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। तो कोलबर्ग के बारे में आप सभी ने तो पढ़ा है, ठीक है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की वाला जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने ही दिया था, ठीक है। तो देखिए कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं क्या, तो शारीरिक विकास के चरण किए हैं, या फिर संवेगात्मक विकास के चरण यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो स्टेजेस होता है वो की दिया है इन्होंने, या फिर जो मॉरल डेवलपमेंट होता है यानी नैतिक विकास के चरण इसके बारे में बताया है, या फिर संज्ञानात्मक विकास के चरण के बारे में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से बताइए शारीरिक विकास होगा या इमोशनल डेवलपमेंट होगा या फिर मॉरल डेवलपमेंट होगा या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखिए कोलबर्ग ने नैतिक विकास इसी के लिए फेमस है ना, मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस इन्होंने दिए थे, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। तो इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इसका प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप वहां से जा सकते हैं। प्लेलिस्ट है मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन। क्या है प्लेलिस्ट का नाम? तो मनोवैज्ञानिकों का, ठीक है, अध्ययन, अध्ययन। तो आप वहां पे जाके विजिट कीजिए, आपको ये मिल जाएगा कोलबर्ग की जो भी थ्योरी है इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने किसके बारे में बताया था? मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी नैतिक विकास के चरण के बारे में इन्होंने बताया था। चलिए बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा जूम छोटा कर लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन पूरा आएगा नहीं इसलिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ा, है ना। देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे कौन सा जो स्थिति है वो मतलब पूछा जा रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। इसको हम चाहे तो आप लोग जूम हम कर सकते हैं, एक एक करके आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए पहला कहता है कि एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, क्या यह होगा बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ? ठीक है। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि जिसमें बालक को महत्व दिया जाता है या बालक के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं, इसमें कहता है कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे होते हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही हैं, ठीक है, यह हो सकता है। या फिर तीसरे में कहता है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। ये तो किसके द्वारा कहा जा रहा है यहाँ पे? तो शिक्षिका द्वारा, ठीक है। उसका चौथा, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए इन चारों में क्या हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा कक्ष जो होता है वो कैसा होगा। तो देखिए आप यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो फर्स्ट में क्या कहता है,
एकमात्र, तो आपको बताए थे कि जहाँ पे ओनली और एकमात्र लिखा रहे देख के उसे हटा दीजिए, ज़्यादा समझने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरे में कहा था एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तीसरे का अगर हम बात करें, ठीक है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, तो यहाँ देखिए शिक्षिका द्वारा ही संचालित हो रहा है, यानी यहाँ पे टीचर सेंटर्ड हो रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे याद करने की बात कहा जा रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा थर्ड और फोर्थ कैंसिल, फर्स्ट भी कैंसिल, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, तो सेकेंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जब भी आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन लगे तो आप नेगेटिव वाला को पहले सेलेक्ट करके छांट लीजिएगा, ठीक है, बैक टू बैक देखिएगा, और जो जो लग जाए कि ये निगेटिव तो हो ही नहीं सकता है उसको पहले हटा दीजिएगा, उसके बाद आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बुद्धि बुद्धि के बारे में आप सभी को पता है, इसके बारे में हावर्ड गार्डनर ने भी बताया था। हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार का बुद्धि बताया था, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में जो है 9 प्रकार का बुद्धि है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना है, तो 8 प्रकार का बुद्धि है। तो देखिए, तो बुद्धि क्या है, एक अकेला और जाति विचार है, या दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, या एक विशिष्ट योग्यता है, या फिर सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। बुद्धि क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इसका भी हमने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। आप वहां से जाके विजिट करके देख सकते हैं, वो भी मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन करके प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, जब मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है तो अकेला का तो बात होगा नहीं, तो पहला कैंसिल। उसके बाद है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता बुद्धि नहीं होती है, ठीक है, तो अनुकरण का जहाँ बात होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। अनुकरण वैसे भी ऑप्शन में जहाँ मिले उसको हटा दीजिएगा। उसका देखिए एक विशिष्ट योग्यता, और यहाँ पे लिखा है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, तो ये क्या है, जब आपको हमने बताया कि बुद्धि 8 प्रकार का बताया गया, तो ये क्या है, पूरा एक सेट है, ठीक है। बुद्धि का एक सेट होता है जो क्या होता है, सामर्थ्यों का होता है, मतलब उनका जो खुद का इंटेलिजेंस होता है उसका एक वो सेट होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नंबर, ना कि एक विशिष्टता होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो यहाँ पे बुद्धि क्या है, तो सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहता है कि भाषा विकास के प्रारंभिक बचपन काल है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होता है, तो इसका जो प्रारंभिक बचपन काल होता है वह क्या है, तो अमहत्वपूर्ण है, या फिर अति संवेदनशील है, या निरपेक्ष है, मतलब कोई असर नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, उसका कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन काल जो भाषा डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए होता है वो क्या होता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका अगर इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो इधर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एन अनइम्पॉर्टेंट, ए सेंसिटिव, ए न्यूट्रल, ए नॉट सो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो अति संवेदनशील होता है। तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है वो क्या होता है, अति संवेदनशील होता है, और महत्वपूर्ण नहीं होगा, निरपेक्ष भी नहीं होगा, ना ही लेस इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का ये 20 क्वेश्चंस पे ही स्टॉप करते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट सेशन कल को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि कल के टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। चलिए धन्यवाद, आप सभी बहुत खुश रहिए, मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। चलिए।